Hello to everyone. This is second video in the polity series which we have started, wherein we are trying to remember Indian polity through important articles. आज के वीडियो के अंदर we'll be talking about articles which are part third of Indian Constitution और पार्ट थर्ड का टाइटल है फंडामेंटल राइट्स। पार्ट थर्ड जो है इट एक्सटेंड्स फ्रॉम आर्टिकल 12 टू आर्टिकल 35। इस पार्ट के अंदर छह डिफरेंट सेट्स ऑफ फंडामेंटल राइट्स आर गिवन एंड few supplementary provisions are there which deal with the scope, the nature of fundamental rights. Before discussing any of the article, सबसे पहली चीज as a student of Indian polity which we have to remember, which we have to know is why these rights are called as fundamental rights. There are three reasons which you have to memorize. Number first, ये वो अधिकार है, these are those rights which are essential for any individual to develop his personality. These rights enable you to live life of a human being. And third, these rights will empower you to exploit the potential which you have inherited. So in कारण वर्ष जो है इन राइट्स को फंडामेंटल राइट्स कहा जाता है। अब सबसे पहले हम वो छह डिफरेंट सेट्स ऑफ फंडामेंटल राइट्स जो हैं उनको देखेंगे, वन बाय वन उनको डिस्कस करेंगे एंड आफ्टर कंप्लीटिंग दैट विल बी टॉकिंग अबाउट द सप्लीमेंट्री प्रोविजंस। अब सबसे पहले हम वो छह फंडामेंटल राइट्स जो हैं वो देख लेते हैं और उनको जानने का एक हैक या एक ट्रिक देख लेते हैं। द हैक विच आई हैव डेवलप्ड इज ऑन योर स्क्रीन। दिस इज द स्टेटमेंट जो अगर आपको याद रह गई तो आप छह के छह फंडामेंटल राइट्स को एग्जैक्ट सीक्वेंस के अंदर जो है याद रख सकते हैं। द स्टेटमेंट इज इक्वल फ्रीडम्स आर असेंशियल टू एंड एक्सप्लॉयटेशन ऑफ रिलीजियस माइनॉरिटीज एंड रेमेडी रॉन्ग्स। दिस इज द स्टेटमेंट। अब इस स्टेटमेंट में जितने भी वर्ड्स रेड कलर के अंदर मार्क्ड हैं, ऑल ऑफ दीज वर्ड्स जो है दे स्टैंड फॉर द फंडामेंटल राइट्स। लेट्स सी। सबसे पहला वर्ड इज equal. It stands for right to equality, extends from Article 14 to Article 18. Next word is freedom, stands for right to freedom, extends from Article 19 to Article 22. Next red word is exploitation, stands for right against exploitation, extends from Article 23 and 24. Next word is religion, stands for right to freedom of religion, extends from Article 25 to 28. Next word is minority, stands for cultural and educational rights of minorities and extends from Article 29 to 30. And last word is remedy, which stands for right to constitutional remedies. तो अगर आपको फंडामेंटल राइट्स कितने हैं और उनको उनका सीक्वेंस या उन फंडामेंटल राइट्स को मेमोराइज करने में दिक्कत होती है, ऑल व्हाट यू हैव टू डू इज जस्ट क्रैम दिस स्टेटमेंट। और एग्जामिनेशन हॉल में जब आप ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन सॉल्व कर रहे होंगे, अगर फंडामेंटल राइट्स के ऊपर सवाल पूछा, इस स्टेटमेंट के माध्यम से आप वो छह फंडामेंटल राइट्स जो है वो इजीली रिकॉल कर सकते हैं। नाउ विल बी टॉकिंग अबाउट ईच एंड एवरी फंडामेंटल राइट, सेट ऑफ फंडामेंटल राइट्स, और इस सेट के अंदर जितने फंडामेंटल राइट्स हैं उनको याद करने की भी इजी ट्रिक्स जो है वो देखेंगे। अब सबसे पहला सेट ऑफ फंडामेंटल राइट इज राइट टू इक्वालिटी। राइट टू इक्वालिटी के अंदर जितने भी राइट्स हैं उनको याद रखने के लिए दिस इज द स्टेटमेंट विच यू हैव टू क्रैक। स्टेटमेंट रीड्स लॉ क्लियर्स ऑल द डाउट्स। लॉज जो है वो क्या करते हैं, सारे के सारे डाउट्स को क्लियर करते हैं। दो रेड कलर्ड वर्ड्स हैं, वन इज लॉ एंड वन इज डाउट। इनके माध्यम से राइट टू प्रॉपर्टी के अंदर जितने भी फंडामेंटल राइट्स आते हैं वो सबके सब राइट्स जो है आपको दिख जाएंगे। फॉर इंस्टेंस वर्ड लॉ, इट स्टैंड्स फॉर आर्टिकल 14। आर्टिकल 14 बोलता है इक्वालिटी बिफोर लॉ एंड इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ। नेक्स्ट इज वर्ड डाउट। अब इसके अंदर जो भी कैपिटल वर्ड्स हैं, कैपिटल अल्फाबेट्स हैं, ऑल ऑफ दोज कैपिटल अल्फाबेट्स जो हैं दे डिनोट अ फंडामेंटल राइट। लाइक फर्स्ट कैपिटल वर्ड इज डी, इट स्टैंड्स फॉर आर्टिकल 15 व्हिच प्रोवाइड्स फॉर प्रोहिबिशन ऑफ डिस्क्रिमिनेशन। नेक्स्ट इज वर्ड ओ, it stands for Article 16, that is equality of opportunity in matters of
public employment. Next is U. It stands for Article 17, which reads abolition of untouchability. And last is T, that is Article 18, which stands for abolition of titles. So एक छोटी सी statement, simple सी statement जो है that will help you memorize right to equality in Indian Constitution. Moving ahead, now next statement which you have to remember to cram right to freedom, that is otherwise six freedoms will not be clear. पहली स्टेटमेंट क्या थी? लॉ क्लियर्स ऑल द डाउट्स, और वो जो क्लैरिटी है दैट इज इंपॉर्टेंट, इसलिए मैंने क्या लिखा? नेक्स्ट स्टेटमेंट क्या है? अदरवाइज जो छह फ्रीडम्स हैं दैट विल नॉट बी क्लियर. रूल इज सेम. रेड कलर्ड वर्ड्स जो हैं दे विल हेल्प यू टू आइडेंटिफाई एंड मेमोराइज फंडामेंटल राइट्स. सबसे पहला आर्टिकल 19. आर्टिकल 19 जो है इसके अंदर छह असेंशियल फ्रीडम्स जो है वो दी हुई हैं. उन छह असेंशियल फ्रीडम्स को याद करने के लिए ये मेनोमिनिक जो है या ये जो एक्रोनियम है ये आपको याद रखना है, दैट इज सो एमआरपी. इसके अंदर एस स्टैंड्स फॉर फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन. ए स्टैंड्स फॉर assembly. U stands for union, cooperatives, association. M stands for move freely. R stands for reside and P stands for profession. So MRP जो है ये आपको वो छह असेंशियल फ्रीडम्स याद करने में हेल्प करेगा जो आर्टिकल 19 के अंदर मेंशन की गई है. नेक्स्ट वर्ड है हमारा क्लियर. इसमें से जो फर्स्ट सी है दैट स्टैंड फॉर आर्टिकल 20 विच प्रोवाइड्स फॉर प्रोटेक्शन इन रिस्पेक्ट ऑफ conviction of offenses. Next is L. It stands for Article 21, that is protection of life and personal liberty. Next is E. Stands for Article 21A, that is right to education. And last is AR, that is Article 22. It stands for protection against arrest and detention in certain cases. So one statement will help you these fundamental rights which are part of right to freedom. मूविंग अहेड, अब जो नेक्स्ट फंडामेंटल राइट है हमारा दैट इज राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन. उसको याद रखने के लिए ट्रिक क्या है? अगर वो छह फ्रीडम्स नहीं है तो क्या होगा? फ्रीडम्स आर एसेंशियल फॉर प्रोहिबिटिंग ट्रैफिकिंग ऑफ चिल्ड्रन. फ्रीडम्स इंपॉर्टेंट है तभी बच्चों का जो ट्रैफिकिंग है वो आप रोक सकते हैं. अब रेड कलर वर्ड्स देखते हैं कैसे हेल्प करेंगे. सबसे पहला वर्ड है प्रोहिबिटिंग ट्रैफिकिंग. आर्टिकल 23 क्या करता है? इट प्रोहिबिट्स traffic in human beings and forced labor. Next is word children. Article 24 provides for prohibition of employment of children in hazardous industries. This is how both these articles जो हैं they can be crammed. Moving ahead. Next is exploitation समाज में persist करता है because conmen's evade tax attendance. अब इसके अंदर जो रेड कलर्ड वर्ड्स है ये आपको राइट टू रिलीजियस फ्रीडम जो है वो याद करने में हेल्प करेंगे. सबसे पहला कॉनमेन को दो हिस्सों में तोड़ेंगे, वन बीइंग कॉन, सेकंड बीइंग मैन. कॉन आर्टिकल 25 इट प्रोवाइड्स फॉर फ्रीडम ऑफ कंसाइंस एंड फ्री प्रोफेशन, प्रैक्टिस एंड प्रोपोगेशन ऑफ रिलीजन ऑफ वंस चॉइस. नेक्स्ट इज मैन. इट स्टैंड्स फॉर आर्टिकल 26 दैट इज फ्रीडम टू मैनेज रिलीजियस अफेयर्स. नेक्स्ट इज टैक्स. आर्टिकल 27 क्या करता है? इट प्रोवाइड्स freedom as to payment of taxes for promotion of any particular religion. Next is attendance. Article 28 it provides for freedom as to attendance at religious instruction or religious worship in certain educational institutions. Basically आर्टिकल 28 बोलता है कि पब्लिक स्कूल्स के अंदर, गवर्नमेंटल स्कूल्स के अंदर किसी भी प्रकार की रिलीजियस इंस्ट्रक्शन जो है वो प्रोवाइड नहीं की जा सकती, ना ही बच्चों को कंपेल किया जा सकता है. सो दिस इज द स्टेटमेंट with which you can remember right to freedom of religion. Moving ahead, next is cultural and educational rights of minorities. और cultural और educational rights of minorities को याद करने के लिए I've prepared this statement. Interest in education of minority is important. Minority कौन सा वाला minority? Conman वाला जो टैक्स अटेंडेंस इवेड कर रहा है. अब देखते हैं कैसे याद करना है हमें कल्चरल एजुकेशन राइट्स ऑफ माइनॉरिटीज. सबसे पहले बात करते हैं वर्ड इंटरेस्ट. अब देखिए आर्टिकल 29 क्या कहता है? प्रोटेक्शन ऑफ इंटरेस्ट ऑफ माइनॉरिटीज. तो माइनॉरिटी से
याद कर लेना, इंटरेस्ट से याद करना है आर्टिकल 29। आर्टिकल 30 बात करता है माइनॉरिटीज को अधिकार देता है कि आप एजुकेशन इंस्टीट्यूशंस जो है स्थापित कर सकते हैं। तो एजुकेशन एंड माइनॉरिटी के माध्यम से आप आर्टिकल 30 को भी इजीली क्या कर सकते हैं, याद कर सकते हैं। मूविंग अहेड, नेक्स्ट इज आर्टिकल 32। इट प्रोवाइड्स फॉर राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज। नाउ दिस इज वन सच आर्टिकल, एक ही आर्टिकल है, एक ही फंडामेंटल राइट है, तो इसके लिए कोई स्टेटमेंट बनाने की जरूरत नहीं है। ऑल व्हाट यू हैव टू रिमेंबर इज आर्टिकल 32 जो है इट प्रोवाइड्स फॉर 5 डिफरेंट काइंड ऑफ रेमेडीज इन द फॉर्म्स ऑफ रिट्स। रिट्स का मतलब होता है अ बाइंडिंग डायरेक्शन विच इज इशूड बाय कोर्ट। तो अगर आपके फंडामेंटल राइट वॉलेट हो रहे हैं, आप सीधा आर्टिकल 32 के तहत सुप्रीम कोर्ट पहुंच सकते हैं और सुप्रीम कोर्ट को रिक्वेस्ट कर सकते हैं कि सर प्लीज इशू आइदर ऑफ द 5 रिट्स, ताकि हमारे फंडामेंटल राइट जो है वो प्रोटेक्ट हो सके। रिमेंबर वन थिंग, आर्टिकल 32 वाज रेफर्ड एज हार्ट एंड सोल ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। और किसने कहा था ये? डॉक्टर BR अंबेडकर जी ने। इसको याद रखिएगा। अब नेक्स्ट, इंडिविजुअली हमने सारी की सारी स्टेटमेंट देख ली, अब कंप्लीट स्टोरी डेवलप कर लेते हैं। सबसे पहले, लॉ क्लियर्स ऑल द डाउट्स, अदरवाइज जो 6 फ्रीडम्स हैं आर्टिकल 19 में दे विल नॉट बी क्लियर। और अगर फ्रीडम्स, क्लैरिटी क्यों है? बिकॉज फ्रीडम्स आर असेंशियल फॉर प्रोहिबिटिंग ट्रैफिकिंग ऑफ चिल्ड्रन। अदरवाइज क्या होगा? एक्सप्लॉयटेशन परसिस्ट बिकॉज कॉन्वेंट इवेट्स टैक्स अटेंडेंस। और अगर आपको टैक्स अटेंडेंस को इंप्रूव करना है तो क्या करना है? इंटरेस्ट इन एजुकेशन ऑफ माइनॉरिटी जो है उसको प्रमोट करना है। सो ये स्टोरी अगर आपको मोटा मोटा याद रह गया, ट्रस्ट में एग्जामिनेशन हॉल के अंदर अगर कभी आर्टिकल्स, फंडामेंटल राइट्स में किसी आर्टिकल पे सवाल आता है, यू विल डेफिनेटली बी एबल टू रिकॉल दोस आर्टिकल्स। So this is the hack, this is the trick which I have developed. Now next, let's talk about certain supplementary provisions which are there in part 3, जिसमें सबसे पहला provision is article 12. article 12 क्या करता है? ये state को define करता है। अब state को define करना जरूरी क्यों है? Because fundamental rights जो है they are available to us against the authority of state। और स्टेट के अगेंस्ट ये राइट क्यों मिलने चाहिए? क्योंकि स्टेट के पास कोर्सिव और नॉन कोर्सिव अथॉरिटी है। स्टेट इज द मोस्ट पोटेंट एक्टर व्हिच कैन इन्फ्रिंज अपॉन आवर फंडामेंटल राइट्स। नेक्स्ट इज आर्टिकल 13। आर्टिकल 13 क्या करता है? ये फंडामेंटल राइट्स को सुप्रीम पोजीशन जो सुप्रीमेसी प्रोवाइड करता है। इसके साथ साथ जुडिशरी को एम्पावर करता है विद द पावर ऑफ जुडिशियल रिव्यू। आर्टिकल 13 क्या कहता है? वो सबके सब लॉज व्हिच आर इनकंसिस्टेंट विद या which are in derogation with fundamental rights, they will be null and void to the extent of their inconsistency. This is article 13. Next is article 33. article 33 जो है ये पार्लियामेंट ऑफ इंडिया को एम्पावर करता है कि आप फंडामेंटल राइट्स का जो एप्लीकेशन है आर्म्ड फोर्सेस के अंदर या बेल्ट फोर्सेस के अंदर, उसको क्या कर सकते हैं? मॉडिफाई कर सकते हैं। मॉडिफिकेशन की जरूरत क्यों पड़ती है? ताकि डिसिप्लिन जो है और कमिटमेंट जो है उसको क्या किया जाए? एनफोर्स किया जाए। नेक्स्ट इज आर्टिकल 34। ये वापस पार्लियामेंट को एम्पावर करता है कि अगर देश में कभी मार्शल लॉ लगेगा तो मार्शल लॉ की स्थिति के अंदर जनता के फंडामेंटल राइट्स का स्टेटस क्या होगा, ये आपने लॉ के माध्यम से डिफाइन करना। दिस इज आर्टिकल 34। नेक्स्ट इज आर्टिकल 35। आर्टिकल 35 कहता है अगर पार्ट 3 में किसी प्रोविजन को एनफोर्स करने के लिए, इंप्लीमेंट करने के लिए, डिफाइन करने के लिए किसी लॉ की जरूरत पड़ती है तो वो लॉ सिर्फ और सिर्फ इंडिया में कौन बना सकता है? पार्लियामेंट ऑफ इंडिया। ये चीज आपको क्या करनी है? याद रखनी है। सो दिस इज ऑल अबाउट दिस वीडियो। हमने क्या किया? मोटे मोटे तौर से ट्रिक्स के माध्यम से फंडामेंटल राइट्स को क्रैम करने का तरीका सीख लिया। अब अगर आपने पार्ट 1 एंड पार्ट 2 के इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स मिस आउट किए हुए हैं, रेफर टू द फर्स्ट वीडियो इन दिस रिविजन सीरीज। दिस इज ऑल फॉर दिस वीडियो। अब अगर आपको वीडियो अच्छा लगा प्लीज लाइक कर दीजिए, सब्सक्राइब कर दीजिए और एक कमेंट ड्रॉप कर दीजिए रिगार्डिंग व्हाट ऑल यू वांट इन फर्दर वीडियोस। दिस इज ऑल फ्रॉम माय साइड। हैव अ नाइस डे।